मैं विभा मिश्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं पार्ट 2 को लेकर। सीधे हम उदाहरण पर चलते हैं। यदि हम उदाहरण को समझते हैं तो हम आराम से परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण में कुछ अंक दिए हुए हैं, 2, 6, 8, 9, 80, 48, 49 तक अंक दिए हुए हैं। तो पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा था कि जब शोधकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करता है तो प्रारंभ में वो आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं, यानी जिसे हम अपरिष्कृत भी कहते हैं। फिर वो अपना शोध कार्य आगे जाने के लिए ले जाने के लिए उन आंकड़ों को व्यवस्थित करता है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे। तो जो आंकड़े लिए हुए हैं उनको विशेष वर्ग बनाए गए हैं, उन वर्गों में व्यवस्थित किया गया है। तो देखेंगे तरीका कैसे किया गया है, वर्ग कैसे बनाए हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग बना लिए हैं। अब इन वर्गों के बीच में आने वाली संख्या, जिसे हम मध्य भी कहते हैं, उनकी गिनती की गई। जैसे 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं, देखते हैं। 2, 6, 8 और 9, 15 अधिक है, 4 संख्याएं। तो 0 से 10 के सामने हमने कितना लिख दिया, 4। इसी प्रकार से 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या आई, यहाँ एक ही दिखाई दे रही है, 15 संख्या आई, 1। तो इसकी गिनती हुई 1। तो 10 से 20 के बीच में हमने लिख दिया 1। 20 से 30 के बीच में देखते हैं कितनी संख्या है, 29, 31, 29 एक ही आई है, 29, 30, 31 तो ज्यादा है 30 से, तो 1 लिखा हमने। इसी प्रकार से 30 से 40 के बीच में है 31, 37 और 38, 3 संख्या आई हैं। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया, 3। 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं, 45, 48, 49, इसके बीच में भी 3 संख्याएं। तो जो दिए हुए अंक हैं, समअंक है, उनको किसी विशेष वर्ग में कितनी संख्याएं, उनको हमने ये प्रस्तुत किया है। तो यही कहलाता है बारंबारता वितरण। चलिए देखते हैं इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है। यह अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। यह दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारता के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। तो अंकों को विशेष वर्ग के अंतर्गत प्रस्तुत करने का ये तरीका है वर्गीकरण। तो इसे हम कहते हैं काय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, इसमें बारंबारता के अनुसार। तो इसे कहलाता है बारंबारता वितरण। वर्ग, जो वर्ग बने हुए हैं, जैसे अपन ने भी देखा था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यही वर्ग कहलाते हैं। तो निश्चित सीमाओं के विस्तार को जिसमें मध्य शामिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये वर्गों का अंतर असमान भी, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो 0 से 10 से 20, 20 से 30, इसके अलावा हम वर्ग 0 से 5 भी ले सकते हैं, या 50 से 100 भी ले सकते हैं, कम अंतर भी ले सकते, अधिक अंतर भी ले सकते हैं। तो ये कहलाते हैं कौन, क्या कहलाते हैं, वर्ग। वर्ग सीमाएं, जो वर्ग है उन प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। जैसे 10 से 20, 10 से 20 के वर्ग में जो लेफ्ट साइड का छोटा अंक होता है वो निम्न सीमा कहलाता है। जैसे इस वर्ग में 10 जो है वो निम्न सीमा है। इसी प्रकार से जो 20 यानी राइट साइड का जो बड़ा अंक होता है वो उच्च सीमा कहलाता है, ऊपरी सीमा। ये 10 से 20 में 10 हो जाएगी निम्न सीमा और 20 हो जाएगी ऊपरी सीमा। तो वर्ग सीमाओं को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कि प्रत्येक वर्ग की जो सीमाएं होती हैं वो 2 सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। वर्गांतर, जो वर्ग हैं उनके बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को हम कहते हैं वर्गांतर। जैसे यहाँ 10 से 20 है, 10 से 20 के बीच का अंतर हमने निकाला है 10। अंतर निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, 20 में से 10 घटा दिया, यानी L2 माइनस L1, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये साधारण समान अंतर वाले अंक हैं तब तो हम मौखिक निकाल सकते हैं, लेकिन कब कभी दशमलव या समान अंतर वाले होते हैं तो हम इस फार्मूला के द्वारा हम वर्गांतर निकाल सकते हैं। L2 माइनस L1, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को हम घटा देते हैं। वर्ग आवृत्ति, वर्ग आवृत्ति है ना, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था जो मदें थी, विभिन्न वर्ग के अंतर्गत कितनी मद है। तो किसी वर्ग में शामिल मदों की संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम F से शो करते हैं। इसको आगे हम मैथमेटिकल पोर्शन में देखेंगे। मध्य मूल्य, अब किसी वर्ग के बीच का अंक मध्य मूल्य कहलाता है।
किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के योगों को 2 से भाग देकर मध्य मूल्य निकाला जा सकता है। इसे वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ध्यान रखना, वर्ग चिन्ह और मध्य मूल्य की है। तो वर्ग चिन्ह या मध्य मूल्य जो है वो हम कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी L1 और L2 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे और 2 से हम भाग दे देंगे। तो जैसे 10 से 20 का अंक था, 10 और 20 का योग कितना हुआ? 30 हुआ। अब 30 को हम 2 से भाग दे देंगे तो वो मध्य मूल्य निकल आएगा। 30 में 2 का भाग दे देंगे तो आएगा कितना? 15। तो मध्य मूल्य यानी बीजकांक, जो वर्ग है उसके बीजकांक मध्य मूल्य होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि और समावेशी विधि, ये वर्ग प्रस्तुतिकरण की भी एक विधि, विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। जब भी हम मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे तो हमें ध्यान रखना अपवर्जी विधि का विशेष महत्व। जब भी हम गणित करते हैं अपवर्जी विधि में किए जाते हैं, लेकिन हम पहले देखेंगे अपवर्जी विधि क्या होती है। तो जो वर्गांतर जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यही अपवर्जी विधि है। अब अपवर्जी विधि में क्या होता है, वर्गांतर की अभी अपन ने निचली सीमा और उच्च सीमा देखी थी। जैसे 0 से 10 की निचली सीमा थी 0 और उच्च सीमा थी 10, तो किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। जैसे 0 से 10 निम्न उच्च सीमा थी तो अगले वर्ग की निम्न सीमा, अगले वर्ग की निम्न सीमा हो गई। इसी प्रकार से 10 से 20 के बाद अगला वर्ग हम बना देंगे, 20 से 30 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अपवर्जी विधि में किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि 0 से 10 के अंतर्गत जो 10 आएगा वो अगले वर्ग में शामिल होगा, इसमें नहीं होगा। आ से अपवर्जी और आ से अगला, यानी जो उच्च अंक है वो अगले में शामिल हो जाता है। तो ये कहलाती है अपवर्जी विधि। एक होती है समावेशी विधि। तो समावेशी विधि जो होती है, इसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल हो। समावेशी से शामिल हम ध्यान रख सकते हैं, तो जितने भी अंक होते हैं उसी में शामिल होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे 0 से 9 और फिर 10 से 19, यानी 9 के बाद अगला अंक शुरू होगा। अब 19 के बाद हम 20 से ले लेंगे, 20 से 29 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से समावेशी विधि में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होता है। ये भी आगे हम मैथमेटिकल पोर्शन में देखेंगे कि यदि समावेशी विधि में अंक दिए हुए तो उसको हम पहले अपवर्जी विधि में परिवर्तित करेंगे, उसके पश्चात हम गणित करेंगे, आगे देखेंगे। अब है सूचना की हानि। इसको भी हम पहले उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आंकड़े दिए हुए हैं 25, 25, 20, 22, 25, 28। तो ये आंकड़े जो हैं ये अपरिष्कृत आंकड़े हैं। जैसे अपन शुरू से देखते आ रहे हैं, शोधकर्ता जब आंकड़ों को एकत्रित करता है तो प्रारंभ में वो अपरिष्कृत रहते हैं। तो अब अपरिष्कृत आंकड़ों को हमने बारंबारता के अनुसार भी देखा था, प्रस्तुत किया गया था। तो ये वही तरीका है, एक वर्ग बना लिया, ये सारे अंक जो है वो किससे बीच के अंक हैं? ये 20 से 30 अंकों के बीच हैं, वर्ग के बीच में आने वाले अंक हैं। तो 20 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं आई? तो यदि हम इनको गिनते हैं तो 25 1, 25 2, 20 3, 22 4, 25 5 और 28 6, कितनी संख्या है? 6। तो 6 जो है वो क्या हो गई? बारंबारता। तो अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्ग बना के बारंबारता के अनुसार इनको प्रस्तुत किया गया है। सूचना की हानि, अब देखेंगे इसमें क्या है। सूचना की हानि ये है कि जो आंकड़े हैं उनको बारंबारता के अनुसार प्रस्तुत तो किया गया है, लेकिन 20 से 30 के बाद सामने हमको बारंबारता 6 दिखाई दे रही है। तो ये तो प्रस्तुतिकरण का तरीका ठीक है कि हमें सरल बना दिया है, संक्षिप्त बना दिया है इसमें, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत। लेकिन इसमें हानि या दोष ये है कि जो आंकड़े अपरिष्कृत रूप में ऊपर हैं, 6 आंकड़े, उनका विस्तृत विवरण यदि हमें चाहिए तो वो 6 के माध्यम से हम नहीं देख सकते। अपरिष्कृत आंकड़ों में हम जितना विस्तृत इनकी जानकारी ले रहे हैं कि कितने 6 अंक कितने कितने हैं, तो वो हमको अपरिष्कृत आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। परिभाषा देख सकते हैं सूचना की हानि के अंतर्गत कि बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। यह अपरिष्कृत आंकड़ों को सारांश में प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु इसमें वे विस्तृत विवरण प्रकट नहीं हो पाते जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। अतः अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में सूचना की हानि होती है। प्राप्त अंकों के मिलान चिन्ह हम देखेंगे।
मिलान चिन्ह को हम बारंबारता भी कहते हैं और टैली चिन्ह भी कहते हैं। तो टैली चिन्ह पहले हम कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5 में हम ये क्रॉस कर देते हैं, ये 5 इस तरीके से बनाएंगे। अब ये जो उदाहरण के रूप में जो अंक दिए हुए हैं 6 6 5 ऐसे करके जो अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को हम टैली चिन्ह के द्वारा कैसे प्रस्तुत करेंगे ये हम देखेंगे। तो दोनों लाइन के जो अंक हैं उनमें सबसे छोटा अंक कितना है, 4 है। अब 4 अंक से हम बारंबारता कैसे बनाएंगे, ऊपर हम देखेंगे 4 अंक कितनी जगह आया है, कितने बार आया है। तो 4 अंक मेरे अंदर से 2 जगह आया, 1 और 1 ये तो इसके सामने ये 2 डंडे खींच दिए, टैली चिन्ह हो गया 2। इसी प्रकार से इसके बाद अधिक अंक कितना है, 5। तो 5 कितनी जगह आया है, मेरे अंदर से 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार से ये 5 ये क्रॉस कर दिया, चौथे के बाद 5। तो ये मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह का तरीका है। अब इन्हीं को हमने तीसरे कॉलम में बारंबारता को अंक बना दी, तो 2 डंडे उसके सामने 2 लिख दिया, 5 है तो इसकी बारंबारता कितनी है, 5 है। तो बारंबारता या टैली चिन्ह जो है वो एक प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है। द्विचर बारंबारता वितरण। द्विचर बारंबारता वितरण के अंतर्गत इसको 2 चरों के बारंबारता वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए किसी परिवारों कोई परिवार हैं, उन परिवारों की अपन आय और व्यय का ब्यौरा देखना चाहें तो उनको कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे आय के आंकड़े हैं, तो आय के आंकड़े विभिन्न वर्गों में खड़े में दे दिए। आय 0 से 50 500 के बीच में, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, ये आय को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से आड़े में व्यय को प्रस्तुत किया गया है, 0 से 200, 200 से 400, 400 से 800 और 800 से 1500, ये व्यय को दिखाए। अब विभिन्न परिवारों को यदि हम देखेंगे कि 0 से 500 और 0 से 200 के बीच में कितने परिवार हैं, तो ये एक परिवार है। एक परिवार ऐसा है जिसकी आय 0 से 500 के बीच में और व्यय है 0 से 200। तो विभिन्न तरीके से ये प्रस्तुत किया गया। इसमें यदि हम देख रहे हैं तो सबसे अधिकतम 4 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 0 से 500 है और व्यय 200 से 400 है। तो ये भी इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया गया है द्विचर बारंबारता। और अंतिम अंक में इन्हीं टैली चिन्हों को क्या किया गया है, गिना गया है। जैसे टोटल 8 परिवार देखे गए, 8 परिवारों की आय जो है 0 से 500 के बीच में। तो ये द्विचर बारंबारता वितरण के रूप में देख सकते हैं कि 2 चरों के बारंबारता वितरण के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे श्रेणी के अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जब हम श्रेणियां बनाते हैं आंकड़ों की तो 3 श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो एक एक श्रेणी को हम देखेंगे। जैसे कि ऊपर आंकड़े दिए हुए हैं 1 5 8 12 15 18 8 12। तो ये आंकड़े और सबसे पहले हम केवल व्यक्तिगत श्रेणी देखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में एक एक आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें सरल क्रमांक तो नहीं दिया है लेकिन हमने सरल क्रमांक बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक सरल क्रमांक बना लिए क्योंकि 8 अंक है। और हर अंक के सामने ऊपर दी हुई संख्या लिखी है, एक के सामने 1, फिर 5 8 12 15 18 8 12, ये कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी। अब यदि चूंकि हमने इसमें सरल क्रमांक बना लिए, यदि सरल क्रमांक की जगह हम ABCD भी लिख सकते हैं या 8 व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों के नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जरूरी है कि एक एक का अलग अलग विवरण दिया जाता है, वो कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी। अब इन्हीं अंकों को यदि हम खंडित श्रेणी में प्रस्तुत करें तो खंडित श्रेणी में प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले हम इन अंकों को लिखते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहला अंक कितना है, 1। अब 1 की जो हमने बारंबारता सीखी थी ये वही बारंबारता है। एक अंक कितने बार आया है, 1 बार आया, 1 की बारंबारता 1 हो गई। इसके बाद 1 से बड़ा अंक 5 है, तो 5 की बारंबारता कितनी है, 1, यानी 5 अंक 1 बार आया। 8 अंक 2 बार आया तो उसकी बारंबारता 2 हो गई। तो खंडित श्रेणी में सबसे पहले मद लिखी जाती है और उन मदों को बारंबारता के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आती है सतत श्रेणी। अब इन्हीं दिए हुए अंकों को हम सतत श्रेणी में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें वर्ग बनाए जाते हैं 0 से 5, यानी इसमें 0 से 5 तक के अंक लेंगे, 0 से 4 तक के, और 5 को हम अगले अंक, चूंकि ये अपवर्जित श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अब 0 से 5 के बीच में कितने अंक आए, 1, अकेला 1 आया है तो इसमें 1 अंक आया। फिर 5 से 10 के बीच में कितने अंक आए,
5 से 10 के बीच में आया है 5, 8 और फिर से 8 आया तो 3 अंक आए, ये भी अपन ने भी सीखा था। तो इस प्रकार से सतत श्रेणी में वर्गांतर बनाए जाते हैं और वर्गांतर के सामने वही बारंबारता लिखी जाती है। तो इस प्रकार से श्रेणी 3 होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंड श्रेणी और सतत श्रेणी। इन्हीं को हम अलग अलग फिर से परिभाषित करते हैं व्यवस्थित रूप से। व्यक्तिगत श्रृंखला किसे कहते हैं? इसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप किया जाता है। अब जैसे अनुक्रमांक लिखे हुए 12,001 से 12,005 तक अनुक्रमांक लिखे और सबके एक एक के अलग अलग अंक लिखे हुए। तो अब आप ये देखिए इसमें व्यक्तिगत विवरण है, अनुक्रमांक की जगह सरल क्रमांक भी हो सकता है, ABCD भी हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला कहलाती है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप या प्रस्तुतिकरण किया जाता है। खंड श्रेणी किसे कहते हैं? खंड श्रेणी को हम विविक्त श्रृंखला भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक मद का एक निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने विविक्त संतत और विविक्त चर देखा था, तो विविक्त चर जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। तो जैसे आय दी हुई है 1000, 1500, 2000, 2500 और इसके सामने दी हुई कर्मचारियों की संख्या। तो जो कर्मचारियों की संख्या है ये एक प्रकार से बारंबारता है। कैसे कह सकते हैं हम बारंबारता है कि जो 1000 आय है वो कितने व्यक्तियों की? 6 व्यक्तियों की है, 6 बार वो व्यक्ति हैं। 1500 कितने व्यक्ति हैं? 8। तो खंडित श्रेणी में प्रत्येक मद का एक माप जो है वो स्पष्ट हो जाता है, वो जो निश्चित होता है। छिन्न या अविच्छिन्न श्रृंखला, इसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें वर्ग सीमाओं में प्रकट किया जाता है। जैसे प्राप्तांक लिखें 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70, 80 और इसके सामने आवृत्ति लिखी हुई है। तो सतत श्रेणी में जो भी वर्ग बनाए जाते हैं, जैसे 40 से 50 का वर्ग बनाया है, इसके बीच के जो अंक हैं वो सभी अंक आ सकते हैं इस सीमा के अंदर और कितनी बार भी आ सकते हैं। जैसे इसमें आवृत्ति 4 लिखी है तो इसके बीच में जो अंक आएंगे वो 4 बार आएंगे। तो सतत श्रेणी जो होती है इसमें निश्चित सीमा के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। आइए इसके बाद हम कुछ 2-3 अंक के प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है बारंबारता से क्या आशय है? तो इसमें अपने को बारंबारता को परिभाषित करना है कि कोई भी अंक या वर्ग सीमा के अंतर्गत आने वाले अंक को जितनी बार आते हैं उनको बारंबारता के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसे हम फ्रीक्वेंसी या f से शो करते हैं। फिर वर्गांतर क्या है? वर्गांतर यानी वर्ग सीमा के बीच का कितना अंतर है वो वर्गांतर कहलाता है। जैसे अपन ने भी देखा था कि वर्गांतर निकालने का फॉर्मूला भी देखा था L2 माइनस L1। यदि 10 से 20 है वर्ग सीमा तो L1 10 होता है और L2 20। तो L2 माइनस L1 यानी 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, वर्गांतर होगा। 50 से 100 वाला भी देखा था अपन ने। 50 से 100 का वर्गांतर कैसे निकालेंगे? हम 100 में से 50 घटा देंगे तो 50। तो इसमें हमें सूत्र भी ध्यान रखना है कि वर्गांतर का सूत्र क्या है? L2 माइनस L1। फिर तीसरा प्रश्न है वर्ग चिन्ह या मध्य मूल्य क्या है? सूत्र बताइए। तो वर्ग चिन्ह या मध्य मूल्य जो वर्ग सीमा अपन ने देखी थी उन वर्ग सीमा के बीच का अंक होता है वर्ग मूल्य, मध्य मूल्य या वर्ग चिन्ह। इसे निकालने का वो सूत्र अपन ने देखा था L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से यदि हम भाग देते हैं तो मध्य मूल्य या वर्ग चिन्ह निकाल आता है। फिर समावेशी वर्ग अंतराल क्या है? समावेशी वर्ग अंतराल में अपन ने देखा था 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29। समावेशी वर्ग अंतराल वह वर्ग अंतराल होता है जिसमें उस निश्चित वर्ग के अंतर्गत आने वाले अंक उसी वर्ग में शामिल होते हैं। यानी इस समावेशी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। जो भी अंक होते हैं वो हर वर्ग के अलग अलग होते हैं, उसी वर्ग में शामिल होते हैं। समावेशी और शामिल अपन ध्यान रखेंगे। तो जो भी अंक होते हैं उसी वर्ग में शामिल होते हैं। फिर अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या है? अपवर्जी वर्ग अंतराल जो अपन शुरू से देखते आ रहे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अपवर्जी वर्ग अंतराल को यदि हम परिभाषित करेंगे तो अपवर्जी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है। जैसे 10 से 20, 20 उच्च सीमा हो गई तो अगला वर्ग क्या बनेगा? 20 से 30, तो 20 फिर निम्न सीमा हो गई।
तो इसमें विशेष बात ये होती है कि इसमें जो भी वर्ग होता है उस वर्ग में उच्च सीमा का जो अंक है वो उस वर्ग में शामिल नहीं होता, अगले अंक में शामिल होता है। इसमें अपवर्जी से हम अगला ध्यान रख सकते हैं कि इसमें वर्ग में जो आने वाला अंक है इसकी उच्च सीमा का वर्ग अगले अंक में शामिल होता है। फिर है प्रश्न, मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो हम बता सकते हैं मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह जो है वो बारंबारता को प्रकट करने का एक तरीका है। इसको हम कैसे प्रकट करते हैं, अपन ने देखा था 1 2 3 4 और 5वें को हम क्रॉस कर देते हैं। तो हम कोई भी अंक लेकर हम उदाहरण दे सकते हैं 8 10 12, ये जैसे 1 2 3 4 और इसको हम क्रॉस करके 5 और अगला फिर अपन अलग से बनाएंगे, ये जैसे 6 कर रहे थे 6 और 7। तो उदाहरण में हम कोई भी अंक ले सकते हैं, उनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर प्रश्न है द्विचर बारंबारता से क्या आशय है। तो द्विचर बारंबारता में भी अपन ने उदाहरण देखा था, परिवारों के आय और व्यय को जब प्रस्तुत किया जाए ना, दो विशेषताओं को लेकर हम उनको बारंबारता के द्वारा जब प्रकट करते हैं तो वो कहलाता है द्विचर बारंबारता। थैंक यू।